हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। आज की इस सीरीज में दोस्तों हम लोग कवर कर रहे हैं विजन आईएएस की मंथली मैगजीन, जिसके अंतर्गत हम लोग कवर कर रहे हैं जुलाई 2023 की हिंदी मीडियम की मैगजीन। इससे पहले हम लोगों ने कवर किया है मई 2023 और साथ ही साथ जून 2023। इन दोनों को ही हमने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने इसकी मंथली मैगजीन नहीं कवर की है तो बेहद ही आपके लिए ज़रूरी है कि ये प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से दोनों कवर करिए, क्योंकि अगर आपका यूपीएससी 2024 टारगेट है या फिर यूपी पीसीएस 2024 टारगेट है तो पिछले एक साल का करंट अफेयर्स आपको अच्छे से पता रहना चाहिए। और पीटी 365 से आप इसको रिवीजन भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सारी मंथ की कवर करते हुए चलनी होगी। अभी तक हम लोग इंपॉर्टेंट जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए टॉपिक हुआ करते थे 5 सेगमेंट के, वो कवर करते थे, लेकिन अब जुलाई की सीरीज से हम लोग सोसाइटी और आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन को भी ऐड करेंगे, जो प्रीलिम्स के लिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होता है लेकिन मेंस के लिए ज़्यादा जरूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी लास्ट तक अगर देखेंगे तो आप लोग जरूर लाइक कर दीजिए करिए और दूसरों के साथ शेयर भी कर लिया करिए। आपके पास बहुत सारे फेसबुक फ्रेंडशिप होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, तो वहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं ताकि और अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ सकें। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप पीडीएफ को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहले लेक्चर की। और पहले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जिसके अंतर्गत समान नागरिक संहिता को पढ़ेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्या इंपॉर्टेंस है भारत में। न्यायालय में जितने भी लंबित मामले हैं लगभग 5 करोड़ के आसपास, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ईडी जो लगातार छापे मार रही है, ईडी बहुत सारे जो है कि भ्रष्टाचार के माध्यम से जो पैसों को जब्त कर रही है, तो प्रवर्तन निदेशालय के बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ बहुराज्य सहकारी सोसाइटी 2022 और सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक आ चुका है, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे वर्गल कंटेंट भी दिखाया जाता है, नॉन वर्गल भी होता है। और आजकल फिल्म इंडस्ट्री की जगह मैक्सिमम लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो गए हैं, सारी चीज़ें वो अपने घर पे एक्सेस कर ले रहे हैं एचडी क्वालिटी में। तो इन सभी चीज़ों से संबंधित हम लोग टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। तो पहला टॉपिक है आपका समान नागरिक संहिता। तो क्या है भाई समान नागरिक संहिता, क्यों ये चर्चा में, जुलाई में क्यों चर्चा में थी? तो 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर अलग अलग हितधारकों से सुझाव मांगे। अलग अलग हितधारकों का मतलब कुछ धार्मिक समूह हो गए, कुछ सामाजिक समूह हो गए, कुछ एनजीओ हो गए, राज्य सरकार हो गई, केंद्र सरकार हो गई, विभिन्न प्रकार के समूहों से जो हितधारक होते हैं उनसे विधि आयोग ने नागरिक संहिता पर कुछ सुझाव मांगी कि क्या केवल और केवल हम गोवा में ही नागरिक संहिता रखें या पूरे भारत में नागरिक संहिता को लागू कर देना चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बता दूं कि विधि आयोग के जो इस समय वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो ऋतुराज अवस्थी जी हैं, जो इससे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। तो बात करते हैं यूसीसी होता क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर होता क्या है, जिसके बारे में विधि आयोग ने सुझाव मांगे हैं भाई। तो पहले ये जान लीजिए, यहाँ पर कहने का मतलब होता है कि समान नागरिक संहिता मतलब एक ऐसी संहिता, एक ऐसे लिखित नियम जो सभी नागरिकों के लिए समान होंगे, फिर चाहे वो किसी भी लिंग के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी समुदाय के हों, किसी भी पंथ के हों, इन सभी के लिए कुछ नियम समान होने चाहिए। इसी को हम लोग कहते हैं समान नागरिक संहिता। और नागरिक कौन होते हैं? जो एक देश का नागरिक होता है, जिसके पास अपनी पहचान पत्र होते हैं, अपनी नागरिकता होती है, वही एक देश का नागरिक कहलाता है। तो भारत के संदर्भ में हम एक नागरिक के लिए, अर्थात भारत के जितने भी नागरिक हैं उन सभी के लिए एक नियम बनाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करने का प्रावधान करती है, जिसमें जितने भी सभी धार्मिक समुदाय होते हैं इनके विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने, उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक समान रूप से लागू होगा। जैसे आप देखेंगे कि हिंदू धर्म में क्या होता है कि उत्तराधिकार का नियम अलग होता है, शादी के नियम अलग होते हैं, विरासत लेने का नियम अलग होता है। वहीं मुस्लिम धर्म में आप देखेंगे तो तलाक के मामले अलग होते हैं, विवाह करने की परंपराएं, तरीके अलग होते हैं, उत्तराधिकार का तरीका अलग होता है। ईसाई धर्म में आप देखेंगे तो वहाँ पे आपकी दहेज जैसी संबंधी प्रथाएं नहीं देखने को मिलती हैं, साथ ही उत्तराधिकार और तलाक जैसे नियम अलग होते हैं। तो हर धार्मिक समुदाय के जो नियम अलग अलग हैं, इससे हर व्यक्ति का जो है कि अलग अलग रवैया और अलग अलग नेचर हो जाता है। तो इन्हीं चीज़ों को यूनिफाइड करने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहने का मतलब हो गया व्यक्तिगत मामले में जो एक समान लागू होना चाहिए।
वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो भारत में व्यक्तिगत कानून के तौर पे, यानी जिसे हम पर्सनल लॉ कहते हैं, काफ़ी जटिल और अलग अलग है, जिसमें प्रत्येक धर्म अपने विशेष कानूनों का पालन करता है। जैसे हिंदू नियम के तहत क्या है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, जिसमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध इन सभी पर ये लागू होता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ तो मुस्लिम समुदाय पर लागू होता है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 जो है वो ईसाई, पारसी, यहूदी समुदाय पर लागू होता है। तो इस तरीके से हर धर्म का अलग अलग एक अपना पर्सनल लॉ है, जिसकी वजह से भारत में यूनिफॉर्मिटी नहीं हो पाती है। बार बार ऐसे बहुत सारे तनाव देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से भारतीय एकता प्रभावित होती है, भारतीय अखंडता प्रभावित होती है। तो इसी सेंस में विधि आयोग ने सभी हितधारकों से, सभी धार्मिक समूहों से, सभी एनजीओ से क्या मांगे हैं, अपने अपने सुझाव मांगे हैं कि क्या हमें समान नागरिक संहिता को लागू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बात करते हैं कि इससे पहले भी विधि आयोग ने 2018 में पारिवारिक कानून में सुधार करने के लिए एक परामर्श पत्र को प्रस्तुत किया गया था, यानी एक सजेशन के रूप में एक लेटर जारी किया गया कि हमें पारिवारिक कानून जो होते हैं, फैमिली लॉ होते हैं, पर्सनल लॉ होते हैं, इनमें कुछ संशोधन करना चाहिए। तो फैमिली लॉ में क्या कहा 2018 में विधि आयोग ने कि यूसीसी जो होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको हम समान नागरिक संहिता कहेंगे, ये पारिवारिक कानून के स्तर पे न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है। मतलब पारिवारिक स्तर पे न हम इसको आवश्यक बनाते हैं, न ही वांछनीय होता है। साथ ही सभी धर्मों में मौजूदा जो पारिवारिक कानूनों में व्याप्त भेदभाव है, असमानता को दूर करने के लिए उसमें संशोधन और उन्हें संहिताबद्ध किया जाना चाहिए। जैसे हिंदू धर्म में भी कई जगह ऐसी कुरीतियां देखने को मिलती हैं, भेदभाव देखने को मिलते हैं, जिसमें महिला और पुरुषों के बीच में भेदभाव देखने को मिलता है। मुस्लिम धर्मों में भी आप देखेंगे तलाक के मुद्दे पर, विवाह के मुद्दे पर, उत्तराधिकार के मुद्दे पर अक्सर जो है कि महिलाओं और पुरुषों में आपको भेदभाव, असमानता देखने को मिलती है। इसी तरीके से यहूदी, सिख, पारसी, बौद्ध में भी है। तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए और एक मानव होने के नाते उसको अधिकार प्रदान करना, समानता का अधिकार देना, लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करना, इन सभी के लिए यूसीसी की बात की गई थी 2018 में। इतनी बात क्लियर हो गई। वर्तमान में अगर हम देखें तो एकमात्र गोवा ऐसा राज्य है जहां पर यूसीसी पहले से लागू है, लेकिन यहां पर जो यूसीसी वो भारत की नहीं बल्कि पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न है। इतना तो पता है दोस्तों कि गोवा में एक नागरिक समान संहिता जो है कि लागू की गई है, लेकिन वो भारत सरकार के द्वारा नहीं बनाई गई है। वो पुर्तगाली नागरिक संहिता जो पुर्तगालियों के द्वारा बनाई गई थी, वो ही चली आ रही है 1867 से। अगर भारत सरकार अपना यूसीसी बनाती तो पहले ही पूरे भारत पर लागू करती, अभी तो उसके लिए सुझाव मांग रही है। तो इतना ध्यान रखना कि गोवा में जो समान नागरिक संहिता लागू है वो पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 के आधार पर लागू की गई है, भारतीय के आधार पर नहीं। तो यहाँ पर आप जरा कुछ मुद्दे समझ लीजिए, इनसे संबंधित कुछ निर्णय भी आए हुए हैं, न्यायिक निर्णय। जैसे अहमद खान बनाम, यहाँ पर आप देखेंगे कि अहमद खान बनाम साहबानो बेगम और अन्य वाद जो 1985 में आया था, इसमें एक समान नागरिक संहिता की एक रूपरेखा तैयार करने को कहा गया था संसद को, कि संसद को एक नागरिक जो होता है समान नागरिक संहिता तैयार करिए, ताकि किसी भी हिंदू, मुस्लिम, जैन, पारसी किसी भी धर्म में महिलाओं के साथ शोषण ना हो, महिलाओं को समान अधिकार मिलना चाहिए, लिंग आधारित भेदभाव नहीं होना चाहिए, पैतृक सोसाइटी का इफेक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि पिता का पुत्र ही जो है कि होगा, पुत्र के बाद पुत्र इंपॉर्टेंट होता है, वही उसका वंश चलाता, वही उसकी विरासत लेगा, वही उसका बिजनेस संभालेगा। तो ये सारी चीज़ों से जो शोषण हो रहा है महिलाओं का, इसको बचाने के लिए साहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था। वहीं सरला मुदगल बनाम भारत संघवाद में संसद द्वारा एक समान नागरिक संहिता बनाने की आवश्यकता को फिर से दोहराया गया। संसद ने कहा 1995, 10 साल बाद। फिर सायरा बानो का एक केस था 2017 में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि तलाक ए बिद्दत, लगातार 3 बार तलाक कहना या लिखना की प्रथा असंवैधानिक है। जैसे सायरा बानो के जो पति थे, उन्होंने सायरा बानो को 3 बार तलाक कहा, तलाक तलाक तलाक। और इस आधार पे जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, जिसमें लिखा गया कि अगर किसी पति के द्वारा 3 बार तलाक कहा जाता है तो तलाक मान लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में एक महिला के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है अपनी शादी को बचाने के लिए, या अपनी बात रखने के लिए, या अपने संबंधों को दोबारा सही करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रथा को असंवैधानिक घोषित कर दिया। हालांकि 3 तलाक में भी कई प्रकार के 3 तलाक होते हैं, तो यहाँ पे तलाक ए बिद्दत की बात की गई है। मुझे मुस्लिम पर्सनल लॉ की बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन एक ऊपरी रूप से बता रहा हूँ कि 3 तलाक में भी कई प्रकार के 3 तलाक होते हैं, तो तलाक ए बिद्दत को बैन कर दिया गया।
ये ध्यान दीजिएगा, चाहे वो मौखिक हो, बोलकर या लिखकर या किसी भी कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का प्रयोग किया गया हो, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक पे भी अगर आप पर्सनल मैसेज कर रहे हैं तो इस आधार पे भी अब 3 तलाक को वैध नहीं माना जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पर बात करेंगे कि क्या यूसीसी बहुत अच्छी है या यूसीसी को लागू करने से कोई फ़ायदा भी होगा, तो उसके पक्ष में जरा हम तर्क देख लेते हैं। इससे संबंधित प्रावधान सबसे पहले हमारे भारतीय संविधान में दिए हुए हैं। जैसे डीपीएसपी के अंतर्गत आर्टिकल 44 में कहा गया है कि राज्यों के लिए ये निर्देशक तत्व है कि वो क्या करें, अनुच्छेद 44 का प्रयोग करके समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करें। वहीं पंथ निरपेक्षता को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के सिद्धांतों को बनाए रखा जा सकेगा, अर्थात विभिन्न प्रकार के जो धार्मिक नियम है उनसे हटकर एक भारतीय नियम बनेगा जिसमें महिला और पुरुष दोनों में समानता रहेगी। राष्ट्रीय एकता के आधार पर आप कह सकते हो कि राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी, जैसे धार्मिक और सामुदायिक विभाजन समाप्त हो जाएगा। जैसे आज हम विवाह के स्तर पे, धार्मिक स्तर पे आप बटे हुए हैं, मुस्लिम नियम अलग हैं, ईसाइयों के अलग हैं, हिंदुओं के अलग हैं, तो ये विभाजन समाप्त हो जाएगा। वहीं समान नागरिकता को बढ़ावा मिलेगा कि हम एक नागरिक कहलाएंगे, भारतवंशी। क्या कहलाएंगे? भारतवंशी नागरिक कहलाएंगे, किसी और नागरिक के तौर पर नहीं। अधिक एकीकृत कानूनी प्रणाली को निर्मित किया जा सकेगा, इंटीग्रेटेड लॉ पैटर्न शुरू हो सकेगा, जिससे एक ही कानून से हम हर व्यक्ति को समान चश्मे से देख सकेंगे, एक जैसे चश्मे से देखेंगे, ताकि किसी के साथ हम भेदभाव न कर सके। फिर वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी समुदाय का हो, हम एक ही पैटर्न के माध्यम से उनके साथ व्यवहार करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई मुद्दा मुस्लिम पर्सनल लॉ का है तो उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से हमें देखना पड़ता है। कोर्ट को भी उसी तरीके से नियम की व्याख्या करनी होती है, जिसमें मौलवी साहब का भी सहयोग लिया जाता है। अगर कहीं पे हिंदू नियम है, हिंदू दहेज प्रथा या हिंदू उत्तराधिकार या हिंदू विवाह के अंतर्गत, तो उस हिसाब से हमें व्याख्या करनी पड़ती है। तो इन सभी विविधताओं को हटा के, जो कि प्रॉब्लमेटिक है, जटिल है, इनकी समानता स्थापित करने की बात की जा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि लैंगिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा। लैंगिक रूप से जो भेदभावपूर्ण की जो प्रथाएं हैं, जैसे मुस्लिम में आप देखेंगे 3 तलाक की समस्या, हिंदुओं में प्राचीन काल से सती प्रथा के नियम चले आ रहे थे, हालांकि अब तो बंद होगा 1829 में, लेकिन आज भी शिक्षा के स्तर पे, विवाह के स्तर पे, उत्तराधिकार के स्तर पे आज भी बहुत सारे नियम महिलाओं को पुरुषों से कम करते हैं। आप अपने ही फैमिली में देख सकते हैं कि आपकी जो पारिवारिक संपत्ति है उसमें सीधा अधिकार किसको मिल जाता है? बच्चों को मिल जाता है, मतलब बेटों को, लड़कों को। हालांकि कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि लड़कियां भी अब अपना अधिकार ले सकती हैं, लेकिन पारिवारिक मान्यता के अनुसार अभी उन्हें दिया नहीं जाता है। अगर उन्हें अधिकार चाहिए तो कोर्ट में जाके लड़ाई करें, कोर्ट में जो है कि कानूनी दांवपेच करें। तो ऐसे में क्या है, पारिवारिक संबंध टूट जाते हैं कि भाई जब आपने कानूनी लड़ाई लड़नी शुरू कर दी अपने अधिकार के लिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लड़कियों को भी उस संपत्ति में बराबर अधिकार है। तो लैंगिक आधार पर न्याय बढ़ेगा, कानूनों का सरलीकरण संभव हो सकेगा। जैसे यूसीसी क्या करेगा, विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार, इन सभी जटिल कानूनों को सरल बनाएगा और आधुनिक समय के साथ तालमेल स्थापित करना संभव हो पाएगा, जिससे समावेशिता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ मानव अधिकारों में भी वृद्धि होगी, मानव अधिकार में वृद्धि होगी, ह्यूमन राइट्स में। लेकिन अब इसी के साथ कुछ विपक्ष में भी तर्क दिए जाते हैं। जैसे ये बताया जाता है कि यह विविधता के विरुद्ध है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति की मुख्य पहचान ही यही है कि विविधताओं में एकता। मतलब हम विभिन्न प्रकार के खान पान रखते हैं, विभिन्न प्रकार के जीवन शैली है, विभिन्न प्रकार की भाषा है, बोली है, धर्म है, विभिन्न प्रकार की मान्यताएं हैं, पूजा अर्चना स्थल है, लेकिन फिर भी हम सब एकजुट होकर भारतवासी कहलाते हैं। जब भी भारत पे कोई बाहरी आक्रमण की स्थिति होती है, चाहे वो कोविड-19 जैसे वायरस की हो, तो हम सभी लोगों ने एक दूसरे धर्म का हाथ पकड़कर क्या किया, एकजुटता के साथ इस कोविड से लड़ाई लड़ी और सभी लोगों ने सरकार का सहयोग किया। फिर चाहे वो किसी भी धर्म के लोगों, सबने घरों में रहना पसंद किया और कोविड-19 से बचाव करने के सारे उपकरण यूज किए। तो कहीं ना कहीं विविधता में एकता भी है, तो इसके खिलाफ हो सकती है यूसीसी। इसलिए लोग कहते हैं कि विविध समुदायों और सांस्कृतिक धार्मिक पहचान कमजोर हो सकती है। आर्टिकल 25 to 28 जो धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हो सकेगा, जिसमें कहा जाता है कि प्रत्येक धर्म का व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, अपने धर्म के लिए प्रबंधन की व्यवस्था कर सकता है, अपने धर्म के अंतर्गत शिक्षा की व्यवस्था कर सकता है। ये सभी चीज़ें फिर बैन हो जाएंगी। यानी आर्टिकल 25 to 28 स्वतंत्रता के अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकेगा। वहीं दूसरा एक विरुद्ध होता है इसमें कि आम सहमति का अभाव है। सभी समुदायों की सहमति व समझौते के बिना यूसीसी लागू करना सामाजिक अशांति पैदा कर सकता है, या यूँ कहें कि सरकार की क्या होगी, अराजकता की स्थिति होगी, सरकार की मनमानी।
आप जिन धर्मों के ऊपर या जिन लोगों के ऊपर इसको लागू करना चाह रहे हैं, उनके विभिन्न धार्मिक समूहों से, हितधारकों से आप बात करिए, सामाजिक स्तर पे उनसे जागरूकता बढ़ाने की बात करिए कि क्या हम यूसीसी को लागू करें तो ये समस्याएं, प्रॉब्लम जो आएंगी वो सही हो सकती है कि नहीं, तभी उसे लागू करिए। अदरवाइज हिंसा और तनाव का माहौल पैदा हो सकता है, सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं। और भारत ने न जाने कितने सांप्रदायिक दंगे झेले हैं प्राचीन काल से लेकर आज तक युग में। लेकिन अब भारत को इन सब चीज़ों से दूर हटना चाहिए और आगे विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। तो इसीलिए एक आम सहमति भी जरूरी है। वहीं संघीय संरचना, क्योंकि राज्यों की जो विधायी क्षमता का अतिक्रमण भी कर सकता है। यूसीसी में लिखा है एक समान नागरिक संहिता, इसका मतलब हो गया कि केंद्र सरकार ही इसके लिए नियम बनाएगी, राज्य सरकार नहीं। अगर राज्य सरकार बनाएगी तो फिर तो 28 राज्य 28 तरीके के नियम बना देंगे, तो फिर एक समान नागरिक संहिता कहाँ रह गई? ये तो फिर 28 राज्य नागरिक संहिता कहलाएगी। तो इसलिए राज्य की शक्तियों पर भी अतिक्रमण होगा, या यूँ कहें कि जहाँ पर सीधे सीधे केंद्र सरकार का दबाव हो जाएगा। और जिन राज्यों में केंद्र सरकार की सरकार होगी तो वहाँ पे तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगी, लेकिन जिन राज्यों में केंद्र सरकार के विपरीत सरकार होगी वहाँ पे अक्सर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं कि जैसे राजस्थान में आज कांग्रेस है तो वहाँ पे रवैया अलग हो जाता है, यूपी में योगी सरकार है तो वहाँ पे रवैया अलग हो जाता है केंद्र सरकार का। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए राज्य अपनी जनता की ज़रूरतों के अनुरूप वैयक्तिक कानूनों का आकलन करने और कानून बनाने के लिए बेहतर स्थिति में है, इसीलिए ये सारी चीज़ें देखने पड़ेंगी। लेकिन अब इन सभी के बाद भी हमें कुछ ना कुछ राह निकालनी पड़ेगी यूसीसी को लागू करने के लिए। तो आगे की राह में हम देख सकते हैं कि पहली चीज़ आम सहमति होनी चाहिए, सभी हितधारकों के साथ तर्कपूर्ण वार्ता करनी चाहिए सरकार को, मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। मतलब इसको एक राजनीतिक लाभ के रूप में नहीं, मुस्लिमों का तुष्टीकरण नहीं करना चाहिए, हिंदुओं का तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत सारे न्यूज़ चैनल में आप स्टेटमेंट सुनेंगे कि हिंदुत्व तो खतरे में है, या हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, या मुस्लिम खतरे में है। सबके अलग अलग स्टेटमेंट है। मैं किसी भी धार्मिक भावना के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, बस मेरा कहने का मतलब है कि आप अगर यूसीसी बना रहे हैं तो उसके पीछे एक अच्छी इच्छा होनी चाहिए, पॉजिटिव थॉट होना चाहिए, राजनीतिक लाभ भुनाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो मुस्लिम से, या फिर बीजेपी सरकार का केवल हिंदुत्व नारा हो, या कांग्रेस का जो है कि सभी को लेकर चलने का कॉन्सेप्ट। कुल मिला के इसके पीछे एक पॉजिटिव थॉट होना चाहिए, तभी यूसीसी को लागू करिए। इसके पीछे कोई राजनीतिक लाभ नहीं होना चाहिए कि हम यूसीसी लागू करके पर्टिकुलर किसी को जो है कि तुष्टीकरण करके राजनीतिक चुनाव में फ़ायदा उठा लें, क्योंकि इसका फायदा आप निश्चित समय के लिए तो ले सकते हो, लेकिन दीर्घकाल की स्थिति में हमें संकट का सामना करना पड़ेगा। जैसे 1905 का बंगाल विभाजन हिंदू मुस्लिम के बीच सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए हुआ था, जिसका बंटवारा 1947 में देखने को मिला, लगभग 40 साल बाद। तो ऐसे विभाजन नहीं होने चाहिए, इस तरीके से ध्यान रखना होगा। वहीं जागरूकता भी होनी चाहिए, आम जनता में भी यूसीसी के लिए जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग सीधे इसको समझते हैं कि हमारी स्वतंत्रता और हमारे अधिकारों के खिलाफ हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। यूसीसी आपकी जटिलताओं और आपकी समस्याओं को कम करने के लिए लाने के लिए बात हो रही है। तो जागरूकता भी होनी चाहिए आम लोगों में कि उससे मिलने वाले लाभ क्या हैं, क्या क्या उससे बेनिफिट्स हो सकते हैं। ये नहीं कि उसे हमेशा अपने खतरे के रूप में आप देखिए। कोई भी नियम आता है जनता उसे अपने खतरे के लिए देखती है, क्योंकि जनता कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं निकलना चाहती है, जबकि अक्सर उसी का विकास ज़्यादा होता है, उसी की ग्रोथ तेज़ी से होती है जो कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलता है। सिलेक्शन भी उसी का होता है जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर तैयारी करता है। वो कहते हैं इकोनॉमिक्स का नियम होता है, मोर रिस्क मोर गेन। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेंगे तभी आपको ज़्यादा प्राप्त होगा। यानी अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे तो आप निश्चित इनकम पे सीमित रह जाएंगे। अगर आप अपने कंफर्ट से बाहर निकलेंगे तो आप ज़्यादा प्रॉफिट में आएंगे। तो इसका मतलब है कि जनता को उसके बारे में बताना पड़ेगा, यूसीसी के लाभों के बारे में। तो ये आपको यहाँ पे हो गई। फिर वहाँ पे आप देखेंगे अगला पॉइंट कि भेदभाव को समाप्त करना। इससे यूसीसी की न्याय, समानता, गैर भेदभाव के सिद्धांतों के साथ अनुरूप सुनिश्चितता हो सकेगी। चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा, यानी यूसीसी को अलग अलग चरणों में पूरा किया जाना चाहिए, एक साथ ही नहीं। पहले आप कुछ नियमों में परिवर्तन करो, चाहे तो पहले विवाह के सभी नियमों में परिवर्तन कर लो, तो देखो विवाह के पश्चात जो नया नियम बनेगा उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ और क्या क्या समस्याएं आई या क्या क्या लाभ मिले, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म। फिर उसके बाद विवाह के बाद तलाक के स्तर पे परिवर्तन करो, तलाक के स्तर के बाद उत्तराधिकार के स्तर परिवर्तन करो, सिविल मामलों में, फिर आपराधिक मामलों में। अगर आप एक ही साथ पूरे के पूरे सभी क्षेत्रों में अगर परिवर्तन कर देंगे यूसीसी से, तो हो सकता है कि अचानक से बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाए।
इसलिए धीरे धीरे इसे परिवर्तन करना होगा और सभी वैयक्तिक कानूनों का भी संहिताकरण करना पड़ेगा। तो ये तो था पहला टॉपिक इंपॉर्टेंट, और अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप इसकी क्वालिटी कंटेंट को देखना चाहते हैं कि विजन आईएएस की क्वालिटी को किस तरीके से ग्लैंस एकेडमी प्रेजेंट करता है पूरे यूट्यूब पे, तो आप मई और जून की भी करंट अफेयर्स को देख सकते हैं, कहाँ किस तरीके से हमने कंटेंट को सही तरीके से प्रेजेंट किया, क्या उसकी प्रासंगिकता है। और बाकी फिर आप यूट्यूब चैनल पे हिंदी मीडियम के लिए कोई भी मैगजीन मतलब विजन आईएएस की किसी भी प्लेटफॉर्म को आप चेक कर सकते हैं कि ग्लैंस एकेडमी से कितना बेहतर है या कितना कम बेहतर है, तो आप देख सकते हैं। तो उसके बाद आप इस पे जुड़ सकते हैं। तो चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं, न्यायालय में लंबित मामले। आज हमें भी पता है कि न्यायालय में जब हम अपनी कोई भी वैकेंसी से रिलेटेड अगर कोई डेट देते हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो या अभी बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला चल रहा है, या लेखपाल भर्ती हो, यूपीएसआई की भर्ती हो, या कोई भी पीसीएस की वैकेंसी या किसी भी लेवल पर, तो कोर्ट में इतने मामले पड़े हैं दोस्तों कि हमारी डेट ही आते आते उम्र निकल जाती है। होता है ऐसा, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ भी होगा कि कोर्ट का निर्णय ही इतनी लेट आया कि हमारी उम्र ही निकल गई उस वैकेंसी के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कोर्ट में इतने सारे मामले पेंडिंग्स पड़े हुए हैं कि कोर्ट के पास इतनी फुर्सत नहीं हो पा रही कि वो इन मामलों का निपटान कर सके। तो ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि भारत की जो न्याय की संस्था है, जहाँ पे लोगों को एक आखिरी उम्मीद होती है कि हमें यहाँ से न्याय मिल सकेगा, सरकार के द्वारा जो गलत किया गया या जनता के द्वारा गलत हुआ या समाज के द्वारा जो गलत किया गया किसी के द्वारा, उससे न्याय कौन देगा? न्यायिक संस्था देगी। यानी वो हमारे लिए एक अंतिम संस्था होती है, अंतिम चौखट होती है जहाँ हमें न्याय मिलने की उम्मीद होती है। लेकिन पता चलता है कि अंतिम चौखट ही इतनी पीछे है, इतनी कमज़ोर है, इतनी यूँ कहें कि मामलों से दबी पड़ी है कि हमारा नंबर आते आते बुढ़ापा भी आ सकता है। यानी हमारे मामले को सुनवाई होते होते ही बुढ़ापा आ जाएगा। तो फिर ऐसी न्याय की संस्था को सुधारने की आवश्यकता है। तो इसी पर विधि आयोग और न्याय मंत्रालय ने राज्यसभा को सूचित किया है कि देश की अलग अलग अदालतों में लगभग 5 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। और ये जो 5 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं, ये जरा आप यहाँ पे देख लीजिए डेटा बैंक में क्या कहा जा रहा है कि जिला देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में लगभग 69,000 मामले लंबित हैं, उच्च न्यायालय में लगभग 60 लाख मामले लंबित हैं, और जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लगभग 4 करोड़ 40 लाख मामले लंबित हैं। इतने स्तर पे जो है कि मामले लंबित हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जब विधि आयोग कह रहा है कि भाई 10 लाख लोगों पे लगभग 50 न्यायाधीशों की सिफारिश की है विधि आयोग ने कि 10 लाख लोगों पे 50 न्यायाधीश तो जरूर होने चाहिए, लेकिन वर्तमान में क्या है, 10 लाख लोगों पर केवल 21 न्यायाधीश हैं, यानी 29 न्यायाधीश कम है। अगर इन न्यायाधीशों की नियुक्ति सही समय पर होगी, इन न्यायाधीशों की संख्या बढ़ेगी, तो कार्यप्रणाली की दक्षता बढ़ेगी, धीरे धीरे ये लंबित मामले कम होते जाएंगे। साथ ही जीडीपी का जो आवंटन होता है वो 0.08 से लेकर 0.09। आपने कभी भी बजट में पढ़ा है कि न्यायपालिका या न्यायिक संस्थाओं के लिए कोई बजट में इतना बड़ा योगदान हुआ है? इंफ्रास्ट्रक्चर पे मिलेगा, जीडीपी में मिलेगा, एजुकेशन पे मिलेगा, सब्सिडी पे मिलेगा, एमएसपी पे मिलेगा और रेलवे पे मिलेगा, बहुत सारी चीज़ों पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा शायद ही आपने बजट में पढ़ा हो कि हाँ, हम कहीं ना कहीं जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए हम इसको बजट दे रहे हैं। आप देख रहे हैं बजट 1% तो छोड़िए दोस्तों, 1% का भी कितना गुना कम है, 0.08%। इससे क्या होगा? इससे तो कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हो सकता ना। तो जाहिर सी बात है इसमें सरकार के बजटीय आवंटन को भी बढ़ाना होगा। तो चलिए मुद्दे पर आते दोबारा। और देखिए, ये जो मैं डिटेल आपको बता रहा हूँ इस तरीके से, जो किताबों से या मैगजीन से अलग हटके, ये आपको सही तरीके से सुनना पड़ेगा, क्योंकि यही चीज़ आपकी सेंस को, कॉमन सेंस को, समझ को विकसित करेगा, जो मेंस आंसर राइटिंग में आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा इन सब एग्जाम्पल्स के साथ लिखने में। तो मामले लंबित होने के कारण क्या? पहली चीज़, वर्तमान में जनसंख्या के अनुपात में न्यायाधीशों की संख्या बहुत कम है। हमें चाहिए 50 जो है कि जज, लेकिन है हमारे पास 21 यानी 29 जो है कि कम है। अदालती प्रक्रिया का बार बार स्थगित होना, क्योंकि ये माना जाता है कि भारत में स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी मामले की अधिकतम जो है कि आप 3 बार ही स्थगित कर सकते हो। अक्सर ऐसा होता है कि वादी या अभियुक्त जो भी होते हैं मुकदमे के समय पहुंचते नहीं है, तो कोर्ट क्या करती है कि इसकी नेक्स्ट तारीख, अगली तारीख देते देते क्या होता है, इंसाफ नहीं मिलता जज साहब, तारीख पे तारीख मिलती है। सनी देओल का डायलॉग, होना चाहिए 3 बार स्थगित, लेकिन होता चला जाता है, तो इसलिए प्रक्रिया लंबित हो जाती है। बुनियादी ढांचे की कमी, क्योंकि न्यायालय में बुनियादी ढांचों समेत बहुत सारी कमियां हैं। पहली चीज़, वित्तीय सहायता नहीं मिल पाती है। वित्तीय सहायता कितनी मिली? 0.08 से लेकर 0.09, यानी इतना कम बजट, जो कि भारत की न्यायिक संस्था सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, और इतना कम बजट आप दे रहे हो। अब कोई भी जज अपनी जेब से सैलरी निकाल के तो नहीं ना
इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करेगा, क्योंकि वो अपनी सैलरी से कितना कर लेगा। 2 लाख 4 लाख से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकता। बहुत बड़े स्तर का बजट चाहिए जो केंद्र सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन कभी भी आप पिछले 5 साल से अगर आप देखिए, कभी बजट में इतना बड़ा आवंटन नहीं किया गया कि 1% भी किया गया हो। पर्याप्त इंटरनेट कनेक्शन का अभाव। आज क्या हो रहा है, आज हर एक चीज़ डिजिटल जो है कि हो गई है। कोविड के दौरान न जाने कितनी बार कोर्ट की जो सुनवाई हुई डिजिटल हुई, लेकिन बहुत सारे कोर्ट रूम्स में वाईफाई की सुविधा नहीं, लाईफाई की सुविधा नहीं, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं, वहाँ पे वायर नहीं, नेटवर्क नहीं, टेलीकॉम कम्युनिकेशन के। तो बहुत सारी जगहों पे क्या हुआ, ऑनलाइन कोर्ट की प्रॉब्लम भी आने लगी। भाई कैसे करेंगे कोविड में, 2 साल कोविड चला, मान लीजिए 5 साल चलता, तब तो कोर्ट के मामले बहुत सारे दब जाते, तो पेंडिंग्स हो जाती। तो ऐसे में इंटरनेट की प्रॉब्लम, फिर कर्मचारियों की उदासीन कार्यशैली, और बहुत सारे न्यायिक कक्ष नहीं है, कोर्ट रूम नहीं है। एक ही कोर्ट रूम में 3-3 4-4 जो जज होते हैं वो अलग अलग मुकदमे को सुनते हैं, तो वेट करते हैं कि भाई आज इनका मुकदमा है तो हम कल रखेंगे, कल नहीं है तो परसों रखेंगे। अगर मैं कहूँ 4 से 5 कोर्ट रूम अगर अवेलेबल होते तो चारों जज एक ही कोर्ट रूम के भरोसे नहीं होते ना, एक ही दिन में 4 निर्णय को देते वो। जबकि अभी क्या हो रहा है, 4 जज एक रूम पे निर्भर है, तो 4 अलग अलग दिन पे बैठ रहे हैं, तो 4 दिन वेस्ट हुए। इससे बढ़िया है कि एक ही दिन में चारों निर्णय हो जाते। तो कोर्ट रूम की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, वहाँ देख सकते हैं आप कि मुश्किल से 2 से 3 कोर्ट रूम होते हैं, जबकि वहाँ मुकदमे जिले स्तर पर बहुत सारे होते हैं। अभी मैंने आपको बताया जिले स्तर पर लगभग 4 करोड़ से अधिक मुकदमे लंबित हैं। भाई कोर्ट रूम नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, कर्मचारियों की उदासीनता है, तो कैसे होगा ये सारी चीज़ें। तो इसमें सुधार करना पड़ेगा। वहीं जांच में देरी भी होती है, क्योंकि दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों के निपटान में प्रायः देरी होती है, क्योंकि वकील नहीं मिल पाते मौके पे, गलत तरीके से प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जो उसमें तथ्य दिए जाते हैं, जो फैक्ट या सबूत पेश किए जाते हैं पुलिस के द्वारा, वो बहुत जटिल होते हैं। पुलिस को जो है कि अपनी ट्रायल के बेसिस पे ही बहुत समय लग जाता है सबूतों को इकट्ठा करने में, और अन्य मुद्दे भी है, क्योंकि बीच बीच में न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की जो शक्ति होती है उसका दुरुपयोग हो रहा है। असल में होना चाहिए सही मायने में, लेकिन बहुत सारे न्यायिक प्रक्रिया में क्या होता है, जज इसका दुरुपयोग कर रहे हैं कि जब चाहा तब एक अवमानना का केस लगा दिया, तो वो जिस केस के लिए आया था न्याय प्राप्त करने के लिए, उससे पहले उसे अवमानना के केस से निपटना पड़ रहा है, तो ऐसे में वो केस पेंडिंग रह गया। तो अब हम आगे की राह में अगर देखें तो क्या किया जा सकता है। पहली जो हमारे पास कमी है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति अधिक से अधिक करिए भाई, क्योंकि न्यायाधीशों के चयन के में पर्याप्त जो है कि रक्षोपाय और पारदर्शिता को अपनाना चाहिए। क्षमतावान और सत्यनिष्ठ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सके, और इस स्तर पे जिस प्रकार से हम यूपीएससी का एग्जाम कराते हैं, नेशनल लेवल पर एक आईएएस का एग्जाम होता है, आईपीएस का होता है, या स्टेट लेवल पे यूपी पीसीएस हो गया, या आपका बिहार पीसीएस, इस तरीके से, तो उसी तरीके से नेशनल लेवल पर एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा परीक्षा का भी आयोजन किया जा सकता है, जिससे हम क्या करें, जैसे यूपीएससी आईएएस अधिकारियों का जो सिलेक्शन करती है या एग्जाम होता है, तो काफ़ी चरणबद्ध तरीके से और काफ़ी जो है कि डिसिप्लिन और सिस्टमेटिक तरीके से होता है। उस तरीके से आप जजों की भी नियुक्ति कर सकते हैं। हालांकि पीसीएस जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो कोलेजियम प्रणाली से होती है, जिसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि पारदर्शिता का अभाव देखने को मिलता है। तो आप नेशनल लेवल पर एक जुडिशियल एग्जाम एक्टिव करा सकते हैं। आर्टिकल 224A और 128 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की गई है कि आप एडहॉक पे भी, जिसको उस लेवल का अनुभव है न्यायाधीश बनने के लिए, हालांकि वैकेंसी नहीं आ रही है, तो आप उसे एडहॉक पे रख लीजिए, जब तक मुकदमों के निपटान हो जाए फिर उसके बाद उसे सैलरी देके फ्री कर दीजिए, तो एडहॉक पे रख सकते हैं। साथ ही साथ दूसरा देख सकते हैं कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजिस्टेंस, मतलब वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों को भी बढ़ावा दीजिए, कि केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे निर्भरता नहीं होनी चाहिए, बल्कि लोक अदालत को खोल दीजिए। जगह जगह जो है कि लोक अदालत खोली जा रही हैं, आर्बिट्रेशन, मध्यस्थता, सुलह, इन सभी के माध्यम से भी आप मुकदमों को क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जाने से पहले ही समाधान कर सकते हैं। जैसे पारिवारिक न्यायालय होते हैं, फास्ट ट्रैक होते हैं, और लोक अदालत होती है। इन सब में ही अगर मुकदमे को निपटा लिया जाए तो कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इस तरीके की पेंडिंग्स नहीं हो सकती। बुनियादी ढांचे की कमी है तो उसके लिए उसका विकास करो, डेवलपमेंट करो, न्यायिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण दीजिए, और पर्याप्त मात्रा में आप वित्त भी उपलब्ध कराइए, यानी बजट भी दीजिए। समय सीमा निर्धारित करिए, मामले की सुनवाई और उस पर निर्णय देने के लिए एक समय सीमा भी निर्धारित होनी चाहिए, कि किसी भी एक मुकदमे को हम 6 महीने से 8 महीने के अंदर ही निपटा दें या साल भर के अंदर निपटा दें। लेकिन वही सनी देओल का डायलॉग, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन इंसाफ नहीं मिला जज साहब। क्यों? क्योंकि जज साहब ने लगातार इतनी तारीखें दे दी, और जज साहब भी मजबूर थे, क्योंकि जो हमारी पुलिस प्रणाली है, जो सबूतों को इकट्ठे करने की, या जो है कि आपके जो आपराधिक न्याय प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जिसको हम लोग
कहते हैं कि कैदी हैं या जो भी है, तो उनको भी जो है कि सही समय पे प्रेजेंट नहीं कर पाती है, तो न्याय जज साहब भी तारीख पे तारीख दे रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करो जिससे जल्दी से जल्दी हो। जैसे जितने भी रेप के मामले होते हैं उनमें कोर्ट क्या करती है, अक्सर फास्ट ट्रैक इस्टेब्लिश करती है, लेकिन पारिवारिक मुकदमे, सिविल मुकदमे, आपराधिक मुकदमों में फास्ट ट्रैक लगाती नहीं है। वहाँ भी फास्ट ट्रैक हो तो जल्दी हो जाए। फिर अगला देखते हैं, दांडिक न्याय प्रक्रियात्मक कानूनों में परिवर्तन करो, उल्लंघन के अपराधीकरण को कम किया जाए। मतलब कि अगर कोई भी दंडित प्रक्रिया, यानी कि कहते हैं ना कि न्यायालय की उल्लंघन कर दिया तो अवमानना, न्यायालय का उल्लंघन किया तो अवमानना, इस प्रक्रिया को कम किया जाए जिससे कम से कम जो है कि मुकदमे हो और आपके जो ओरिजिनल मुकदमे आए, जो ओरिजिनल प्रॉब्लम्स आई, उसको सॉल्व किया जाए। फिर शिकायत निवारण को भी मजबूत करना होगा और कानून का पालन करने वाले समाज का भी एक निर्माण करना पड़ेगा। जैसे यातायात के नियमों का अगर आप उल्लंघन नहीं करेंगे तो आपको कोर्ट में जाके अपने चालान की रसीद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी बाइक, जो आपकी बाइक या फोर व्हीलर को जो जब्त कर लिया जाता है एमसीडी के द्वारा, उसके लिए आपको कोर्ट दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप यातायात का नियम पालन कर रहे हो तो ना आपको चालान को फ्री कराने के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा, ना लाइसेंस को फ्री कराने के लिए, ना अपनी गाड़ी को फ्री कराने के लिए। तो आप खुद ही अपने मुकदमे को कम कर सकते हो, कोर्ट के भरोसे मत बैठिए। सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने जैसे सिविल नियमों का उल्लंघन मत करिए। पहली बार किए गए कम गंभीर अपराधों आदि को रोकने के लिए कुछ निषेधात्मक दंड आरोपित किए जाने चाहिए। तो इसी मामले में लंबित मामलों को कम करने के लिए सरकार के द्वारा भी कुछ पहल की गई है, जैसे प्रक्रिया ज्ञापन, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो कि 2016, जिसमें न्यायिक नियुक्ति में पारदर्शिता लाई जाए और सुप्रीम कोर्ट का एक स्थायी सचिवालय भी बनाया जाना चाहिए। फिर प्रोजेक्ट सहयोग, जिसके मामले से क्या हो रहा है, लंबित मामलों को कम करने के लिए शुरू किया गया प्रोजेक्ट सहयोग। कानूनी संरचना प्रबंधन ब्रीफिंग सिस्टम, यानी कि लिम्स जिसे हम कहते हैं, यह वेब आधारित एक एप्लीकेशन है जहां पर ऑनलाइन जो है कि सारी प्रक्रिया हो सकती है। मध्यस्थता विधेयक 2023 लाया गया कि पक्षकारों के लिए मुकदमे से पूर्व मध्यस्थता का ही प्रावधान कर दो, कि मुकदमा बाद में करो, पहले मध्यस्थता के मामले से ही उस मामले को समाधान कर लीजिए। ई न्यायालय, जो कि प्रौद्योगिकी का उपयोग करके न्यायालय तक सभी की पहुंच सुनिश्चित की जाए, खासकर कोविड-19 के दौरान इसका बहुत प्रयोग किया गया। और राष्ट्रीय मुकदमा नीति, नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी जो होती है, उस पर भी संशोधन करने का विचार किया जाना चाहिए। और विवादों के समाधान के लिए आपको कुछ अल्टरनेटिव प्रशासनिक तंत्र बनाने पड़ेंगे और फास्ट ट्रैक की भी स्थापना करनी पड़ेगी। तो ये तो थे दो टॉपिक इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, प्रवर्तन निदेशालय। और अब से हम लोग कोशिश करेंगे कि जुलाई की मैगजीन को अगले 10 से 12 लेक्चर में खत्म कर दें, इसलिए एक लेक्चर को अब 40 से 45 मिनट की जगह बढ़ा के हमने डिसीजन लिया है कि लगभग 1.5 घंटे का एक लेक्चर रहेगा, ताकि आपका एक ही लेक्चर में एक सेगमेंट खत्म हो और जल्दी से जल्दी मैगजीन खत्म हो जाए, तो आपको रिवीजन करने का भी मौका मिल सके। और मंथली मैगजीन के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाए, इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा दूंगा। विजन आईएएस के कैसे नोट्स बनाने, इसमें मैंने डिटेल्स आपको डिस्कस किया, लगभग आधे घंटे की क्लास है, वहां आप देख के समझ जाएंगे कि विजन आईएएस के नोट्स कैसे बनाने हैं। तो चलिए, अगला पॉइंट है आपका प्रवर्तन निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, ईडी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के जो डायरेक्टर थे, निदेशक थे, इनके कार्यकाल में किए गए विस्तार, जो कि तीसरा सेवा विस्तार था, इसको अवैध घोषित किया गया। कितने विस्तार हो सकते हैं? केवल 2। पहला कार्यकाल 2 साल का, फिर उसके बाद मैक्सिमम आप 3 साल का कार्यकाल विस्तार कर सकते हो। तो टोटल 2 विस्तार हो गए, यानी 2 कार्यकाल हो गए। आप इसके आगे कोई सा भी कार्यकाल नहीं जोड़ सकते हो। यही किया गया प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा वर्तमान सरकार में, केंद्र सरकार के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। क्या मामला था भाई? सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में निम्नलिखित संशोधनों को भी बरकरार रखा है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2021, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 2021 और फंडामेंटल रूल्स 2021, इन तीनों को ही रखा गया है। असल में मुकदमा क्या था, ये समझते हैं। इस संशोधन के अनुसार क्या बात थी कि केंद्र सरकार केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई और ईडी के निदेशकों के कार्यकाल को अधिकतम 3 वार्षिक विस्तार दे सकती है। इसके 2 वर्ष के अनिवार्य कार्यकाल के बाद लगातार 3 साल तक सेवा विस्तार दिया जा सकता है। यानी 2 साल के लिए तो आपकी नियुक्ति होती है सीबीआई और ईडी के हेड की, डायरेक्टर की, लेकिन इसके बाद अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये डायरेक्टर या ये सीबीआई और ईडी बेहतर काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, तो उस अच्छे काम को जारी रखने के लिए आप मैक्सिमम 3 साल का एक और विस्तार कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में ईडी के लिए इन दोनों के अलावा एक और विस्तार कर दिया गया था, जो कि गैर कानूनी है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको अवैध घोषित कर दिया गया। तो क्या समझ में है? सीबीआई और ईडी का जो कार्यकाल विस्तार है वो 2 साल के बाद केवल और केवल मैक्सिमम 3 साल के लिए होगा लगातार, उससे अधिक नहीं हो सकता। इसीलिए केंद्र सरकार ने इसको अवैध घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि ईडी के वर्तमान निदेशक का सेवा विस्तार गैर कानूनी है
इसलिए क्योंकि विस्तार सुप्रीम कोर्ट के 2021 के फैसले का उल्लंघन करता है। जो ऊपर नियम अभी हमने पढ़े, 2021 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के निदेशक के कार्यालय में किए जाने वाले अतिरिक्त विस्तार पर रोक लगा दी थी। केवल 2 और 3 साल का ही हम कर सकते थे। अब यहाँ पर हम समझते हैं जरा डिटेल से कि ईडी के द्वारा किन किन कानूनों का पालन किया जाता है, यानी किन नियमों के अंतर्गत काम किया जाता है। तो पहला पीएमएलए यानी कि धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, यानी अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस है तो उसमें भी ईडी जांच करेगी। दूसरा फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो होता है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम अधिनियम जो 1999 है, इसके तहत भी अगर कोई अपराधी है तो उसे ईडी चेक करेगी। फिर भगोड़ा अपराधी आर्थिक अधिनियम 2018, इसको भी ईडी के द्वारा चेक किया जाएगा। और विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम भी ईडी ही देखेगी। बाकी और भी जांच एजेंसियां, लेकिन ईडी को मुख्य रूप से यही 4 कानून प्राप्त हैं जिनके तहत वो अतिरिक्त कार्रवाई करती हैं। ईडी के बारे में बात करेंगे तो ये बहुविषयक अर्थात कई अलग अलग कामकाज को देखने और कानूनों को लागू करने वाला एक संगठन है। अभी मैंने आपको 4 ऊपर कानून बता दिए, तो ये अलग अलग होते हैं। ये आर्थिक अपराधों और विदेशी मुद्रा से जुड़े कानूनों के उल्लंघन की जांच के लिए अथॉराइज्ड है, जिसमें वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन ये कार्य करती है और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर का है, नई दिल्ली में है। तो वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत काम करती है प्रवर्तन निदेशालय। बात करेंगे इसके नियुक्ति को लेके, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग जो कि सीवीसी होता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अधिनियम 2003 के तहत इसकी नियुक्ति की जाती है। इसका कार्यकाल 2 वर्ष से कम अवधि का नहीं होना चाहिए। इसके कहीं और स्थानांतरण के लिए सीवीसी की अध्यक्षता वाली नियुक्ति समिति से मंजूरी मिलनी चाहिए। मतलब अगर हम ईडी के निदेशक के कार्यकाल के अंतर्गत अगर हम इसका कोई ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके लिए सीवीसी हेड के अंतर्गत एक समिति बनेगी और उससे मंजूरी मिलनी चाहिए। वहीं सीवीसी संशोधन अधिनियम 2021 में कहा गया कि ईडी के निदेशक को 2 वर्ष के अनिवार्य कार्यकाल के बाद उसमें अधिकतम 3 वर्ष का विस्तार और दिया जा सकता है, उससे अधिक विस्तार हम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, और इस सरकार ने क्या किया, इस 3 वर्ष से अधिक और भी एक अलग से विस्तार दे दिया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई। तो आगे देखते हैं अब हम लोग इसी के आगे और क्या पॉइंट है इसमें। तो अब देखिए ईडी की शक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इस बार प्रीलिम्स में प्रश्न पूछने के चांसेस हैं, मेंस में भी। तो ईडी लगातार छापेमारी कर रही है, भारतीय करेंसी को कहीं ना कहीं पकड़ रही है, चोरों के घर में करोड़ों रुपया। कभी कभी तो मेरा ही मन बहक जाता है कि इतना पैसा बस मिल जाए तो जीवन सेट है ना दोस्तों। छोड़िए, खैर ऐसा पैसा नहीं चाहिए, मेहनत का पैसा चाहिए। तो चलिए ईडी की शक्तियों में हम देखेंगे कि परिसंपत्तियों को जब्त करने की शक्ति है इसके पास, कि किसी भी व्यक्ति की परिसंपत्ति की तलाशी ले सकता है और उसे जब्त भी कर सकता है अगर उसे लगता है कि ये जो पैसा है वो किसी गलत तरीके से कमाया गया है। समन जारी कर सकती है किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था, ध्यान देना, व्यक्ति और संस्था के खिलाफ जांच करने के लिए ये समन जारी कर सकती है जो फेमा के तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है। फेमा कब आया था? 1999 में। अभी मैंने ऊपर बताया आपको 4 कानून, और इसकी ये जो समन करने की शक्ति है ये सिविल न्यायालय के समान मानी जाती है। वहीं गिरफ्तार करने का भी अधिकार है इसको, ध्यान दीजिएगा, ईडी के पास गिरफ्तार करने का भी अधिकार है कि ईडी धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए 2002 फेमा 1999 के तहत ये गिरफ्तार कर सकती है अगर कोई भी नियम का उल्लंघन हो रहा है। और गिरफ्तारी के लिए इसको एफआईआर दर्ज कराने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आप सोचो एफआईआर होगी तभी गिरफ्तारी होगी। ईडी के पास इतनी ताकत है कि वो बिना एफआईआर बिना पुलिस के भी गिरफ्तार करके चल देगी। तो ध्यान देना ये चीज, रिकॉर्ड किए गए साक्ष्यों की स्वीकार्यता, अगर ईडी के अधिकारियों ने या ईडी के निदेशक ने अपनी बात को अगर लिखित रूप में लिख दिया कि ये पॉइंट है, ये जरूरी है, ये गलत है या ये अपराधी है, तो उसको कोर्ट में साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाएगा। फिर पुलिस के द्वारा सबूत की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईडी ने अगर कह दिया कि हाँ ये व्यक्ति अपराधी है, ये व्यक्ति दोषी है, इस व्यक्ति ने इस नियम का उल्लंघन किया है, मनी लॉन्ड्रिंग किया है, तो उसको कोर्ट में सबूत मान लिया जाएगा। तो सोचिए ईडी के निदेशक की जुबान देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ईडी के निदेशक ने अगर केवल बस बोल दिया या कह दिया या लिखित रूप में दे दिया तो उसकी इंपॉर्टेंस बहुत है दोस्तों, वो साक्ष्य के रूप में माना जाएगा और उसी आधार पे उस व्यक्ति को अपराधी घोषित कर देगी न्यायालय। फिर उसके लिए पुलिस के सबूत की जरूरत नहीं पड़ेगी। जुर्माने, अर्थदंड और अर्थदंड की बकाया राशि भी, ये सब के लिए भी वो कदम उठा सकती है। लेकिन इसके साथ ही साथ ईडी इतनी कहते हैं कि पारदर्शिता के साथ काम कर रही है कि नहीं कर रही है, वर्तमान सरकार के द्वारा उसका दुरुपयोग किया जा रहा है कि नहीं, या केंद्र सरकार ने पिछले 70 साल में जो भी केंद्र सरकार में रही, क्या उनके द्वारा ईडी का प्रयोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए किया गया या वाकई जो है कि सही रूप में किया गया। तो इससे संबंधित मुद्दे भी हैं कि आरोपी के दोष सिद्धि होने की निम्न दर है 2014 से 2022 तक दोष सिद्धि करार होने की दर 0.5% से भी कम है। यानी ईडी ने 2014 से 2022 के बीच में अगर मान लो 100 लोगों को इन्होंने पकड़ा
विभिन्न प्रकार के नियमों में की आपराधिक प्रवृत्ति में, कि चाहे वो फेमा हो, चाहे धन मनी लॉन्ड्रिंग हो या कोई भी, 100 लोगों को पकड़ा तो 100 में से मान के चलिए कि केवल 2.5 लोग, ध्यान देना 2.5 लोग या 2 लोग ही केवल अपराधी घोषित हुए, बाकी 98 लोग मुक्त हो गए। तो ईडी की कार्यप्रणाली की दक्षता पे प्रश्न चिन्ह उठता है कि किस तरीके से काम कर रही है कि 100 में से केवल आप 2 ही लोगों को अपराधी घोषित कर पाए, बाकी सबको छोड़ दिया, यानी आपकी कार्यप्रणाली दक्ष नहीं है। पारदर्शिता की कमी है। ईडी के द्वारा मामलों के चयन की प्रक्रिया में स्पष्टता और पारदर्शिता का अभाव है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। केवल पॉलिटिकल पार्टीज या केंद्र सरकार अपने विपक्षी लोगों को या अपने खिलाफ खड़े होने वालों के क्या करती है, ईडी लगा देती है, उसके पीछे सीबीआई लगा देती है। आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, वहाँ बीजेपी हार गई, लेकिन वहाँ कई बार सीबीआई ने घुसने का प्रयास किया, लेकिन राजनीतिक राज्य की सहमति एक टॉपिक है जो मैंने जून की करंट अफेयर्स में पढ़ाया है या मई की, तो उसमें राज्य की जून में पढ़ाया, हाँ, राज्य की सहमति के बिना सीबीआई एंटर नहीं कर सकती है। केंद्र सरकार ने लगातार कोशिश की कि सीबीआई के द्वारा हम पश्चिम बंगाल में जांच करवाएं कुछ लोगों की, लेकिन नहीं हो पाई संभव। तमिलनाडु सरकार ने भी मना कर दिया। तो ये राजनीतिक रूप से भी काम करती हैं। विश्वसनीयता में गिरावट आ रही है क्योंकि ईडी और सीबीआई और साथ ही साथ गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय एसएफआईओ पे जांच एजेंसियों की छवि में गिरावट आई है, क्योंकि ये माना जाता है क्योंकि भ्रष्टाचार और निष्पक्षता की कमी है। साथ ही साथ ये राजनीतिक वर्ग के साथ इनका घनिष्ठ साठगांठ देखने को मिल रही है। कई सारे आपको ऐसे प्रमाण मैं बता सकता हूँ जहाँ पे केंद्र सरकार के राजनीतिक लाभ के अंतर्गत कई अधिकारियों को बड़े बड़े पद दिए गए। आप देख सकते हो कि पी सदाशिवम को केरल का न्यायालय वो बनाया गया था राज्यपाल, जबकि मान्यता क्या थी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को रिटायर होने के बाद किसी भी राजनीतिक पद का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, लेकिन कुछ निर्णय उन्होंने केंद्र सरकार के फेवर में दिए, जिसकी वजह से राजनीतिक पद उन्हें केरल का राज्यपाल बनाया गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लोग भी जानते होंगे जो यहाँ डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार की संस्थाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि कार्यबल में कमी भी है। तो अब हम आगे की राह में अगर हम देखें कि आगे की राह में हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहला काम की क्षमता बढ़ाइए इनकी भाई। आधुनिक तकनीक से संबंधित उच्च प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है, क्योंकि आज भी ईडी के जो चीफ हेड बनते हैं या जो चीफ स्तर के जो निदेशक बनते हैं, वो उनकी उम्र लगभग 58, 59, 55, 56 साल की होती है, जो टेक्नोलॉजी से उतने अपडेट नहीं है। क्योंकि टेक्नोलॉजी का जो इफेक्ट है इंडियन इकोनॉमी पे या इंडियन सोसाइटी पे पिछले 10 सालों से ज़्यादा हुआ है। 2014 में जब जियो लॉन्च हुआ तब टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से हमारे इंडिया में लॉन्च हुई। एक तरीके से हर हाथ में मोबाइल हुआ, हर हाथ में नेट हो गया, हर हाथ में टेक्नोलॉजी आ गई। लेकिन वो व्यक्ति जो 55-56 साल का आज है, वो इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में आज भी प्रॉब्लमेटिक है। तो इसलिए उचित प्रशिक्षण भी उन्हें दीजिए बीच बीच में, जिनको कहते हैं हम कि इन सर्विस ट्रेनिंग, यानी सर्विस में रहते हुए आपको ट्रेनिंग दी जाए। अधिक मूल्य वाले धन शोधन, साइबर अपराध, क्रिप्टो करेंसी से संबंधित हो रही समस्या का प्रभावी समाधान करिए। इनका रेगुलेशन पावर बढ़ाइए। पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत प्रयोग किए जाने वाले विवेकाधिकार को विधि के शासन द्वारा निर्देशित होना चाहिए, विनियमन सही तरीके से होना चाहिए। लंबित मामलों को कम करो, तेजी करने के लिए, मतलब जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट या बेंचेज जो है कि स्थापित करो। निरीक्षण समिति इनकी करिए। जागरूकता और सुरक्षा, इसकी छवि में सुधार करने के लिए आपको विसिल ब्लोअर को आगे आने के लिए प्रोत्साहित करना होगा, क्योंकि इसकी जो छवि खराब हो रही है वो आम जनता के बीच में ही खराब हो रही है। हम आप ही लोग हैं जो इनके बारे में बोलते हैं कि ईडी तो करप्ट हो गई है, ईडी राजनीतिक लाभ के लिए काम कर रही है, ईडी केंद्र सरकार के इशारों पे काम कर रही है, क्योंकि ये हमारे सामने क्या है, न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, इन सभी पे इनकी गलत छवि को दिखाया जा रहा है। तो जागरूकता फैलानी पड़ेगी कि भाई ये काम किस तरीके से कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं, इसलिए इनकी छवि को धूमिल न किया जाए। तो ये सभी चीज़ें इसमें हमें डिस्कस करनी पड़ेंगी। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2022। अब यहाँ पर देखिए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट बिल आया है 2023 का, ध्यान दीजिएगा, सॉरी 2023 नहीं होगा, ये यहाँ पे 2022 हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों ने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2022 को पारित किया है और यह विधेयक बहुराज्य सहकारी अधिनियम 2002 में संशोधन करता है। किसमें संशोधन करेगा? 2002 में। तो पहले हम समझते हैं कि 2002 में ऐसा क्या लिखा था जिसमें संशोधन करना पड़ रहा है। तो उन सहकारी समितियों से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करना है जिनका उद्देश्य एक राज्य तक ही सीमित नहीं है और जो एक से अधिक राज्यों के सदस्यों के हित पूर्ति करती है। मतलब जो नया संशोधन आ रहा है उसमें यह कहा जा रहा है कि जो 2002 में जो ये प्रॉब्लम थी उसको चेंज किया जाएगा। तो अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या क्या हैं, जरा इसको समझ लेते हैं।
ये कह रहा है कि यह किन समितियों पर लागू होगा। भाई जिनका उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं होता है उन समितियों पर लागू होगा, इसीलिए तो इसको क्या कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है इसको, बहु राज्य सहकारी सोसाइटी। बहुराज्य सहकारी का मतलब हो गया कई सारे राज्यों में एक साथ समान काम करती है। पंजीकरण की प्रॉब्लम, MSCS मतलब मल्टी स्टेट सिविल सोसाइटी जो होती है, मतलब कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है, इसको केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त केंद्रीय रजिस्टर के माध्यम से पंजीकृत किया जाएगा। आंतरिक गवर्नेंस, इसके अपने आंतरिक जो गवर्नेंस है, प्रशासन है, उसके सुधार के लिए कुछ प्रावधानों को इसके नियम बनाए जाएंगे। और पुनर्गठन, किसी सहकारी बैंक के समामेलन या पुनर्गठन की योजना केंद्रीय रजिस्ट्री द्वारा तैयार की जाएगी। साथ ही साथ बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अनुसार इसको RBI की पूर्व मंजूरी के तहत ही हम इसमें कर सकेंगे। और अन्य घटनाक्रम में अगर हम देखें तो ये MSCS जिसको हम पढ़ रहे हैं, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम 2002 के तहत 3 बहुराज्यीय सहकारी समितियों के गठन को मंजूरी दी जा चुकी है, जिसमें एक होता है राष्ट्रीय राज्य सहकारी समिति, कौन सी, निर्यात से संबंधित है। एक राष्ट्रीय बहुराज्य सहकारी जैविक ऑर्गेनिक समिति है। एक राष्ट्रीय बहुराज्य सहकारी बीज समिति है, यानी कि निर्यात समिति, बीज समिति, जैविक समिति होती है। तो अब इनमें संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी, भाई संशोधन क्यों किया जाएगा जब इतने अच्छे से काम कर रहे हैं। तो पहला संशोधन का उद्देश्य था कि भाग 9B के अनुरूप होना चाहिए इसको। अब भाग 9B में क्या लिखा हुआ है, सहकारी समिति सम्मिलित है, जिसको 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत भाग 9B को शामिल किया गया और इसके साथ सुसंगतता करने के लिए इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। अब यहीं पे आप समझ लीजिए कि भाग 9 में क्या दिया हुआ है, पंचायती राज की बात की गई है, और भाग 9A में क्या दिया हुआ है, नगर पालिका की बात की गई है, ठीक है। और भाग 9B में क्या दिया हुआ है, स्थानीय मतलब ये जो सहकारी समिति है इसके बारे में बात की गई है। फिर अगला पॉइंट है सहकारिता के सिद्धांत का अनुपालन करना। इसमें जो मौजूद कमियों को दूर करके सहकारी सिद्धांतों के अनुसार गवर्नेंस को मजबूत करना है। और MSCS में सुधारों की आवश्यकता, आसान और डिजिटल पंजीकरण प्रक्रिया, सदस्यता की प्रक्रिया को आर्थिक अधिक सार्थक और सक्रिय बनाना, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सूचना अधिकारी की नियुक्ति करना और शिकायतों का निवारण करना। अब बात करेंगे कि सहकारी सिद्धांत कहाँ कहाँ लागू होते हैं। जैसे स्वैच्छिक और खुली सदस्यता होनी चाहिए, इसमें सदस्यों की आर्थिक भागीदारी होनी चाहिए, शिक्षण प्रशिक्षण और जानकारी होनी चाहिए, सदस्यों की ओर से लोकतांत्रिक नियंत्रण होना चाहिए, स्वायत्तता और स्वाधीनता होनी चाहिए, समुदाय के लिए सरोकार भी होना चाहिए। अब बात करेंगे साथ ही साथ एक समर्पित निधि के माध्यम से रुग्ण MSCS का पुनरुद्धार। रुग्ण मतलब क्या होता है, जो खराब हो चुकी हैं, जिनका फंक्शन अच्छा नहीं चल रहा है। ये बहुत सारी ऐसी बहुराज्य समितियां होती हैं जो रुग्ण होती है, जैसे जिनका संचयी घाटा लगातार बढ़ रहा है, उनका पिछले 2 वित्तीय वर्षों में नगद घाटा बहुत सारा हो गया, यानी वो खराब स्थिति में जा रही हैं। तो इनके लिए एक फंड बनाया जाएगा जिससे हम इनमें सुधार कर सकें। अब बात करेंगे कि विधेयक के मुख्य बिंदु, विधेयक में क्या क्या कहा गया। पहली चीज, अभी तो हमने उद्देश्य पढ़ा कि आखिर विधेयक में क्यों संशोधन किया जाए, क्या ये जरूरी है, तो उसके बारे में हमने समझा। लेकिन अब हम समझते हैं कि क्या क्या मुख्य बिंदु पे बात की गई। तो सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण का गठन होना चाहिए। पहली चीज कहा जा रहा है केंद्र सरकार बहुराज्य सहकारी समितियों के बोर्ड का चुनाव करने के लिए सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण का गठन करेगी, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और अधिकतम 3 सदस्य हो सकेंगे। दूसरा, सहकारी समितियों का समामेलन और विभाजन किया जा सके। राज्य सहकारी समितियों को संबंधित राज्य के कानूनों के तहत पंजीकृत मौजूदा MSCS में विलय किया जा सकेगा। जैसे बहुत सारी समितियां होती हैं स्टेट लेवल पे, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो चाहती है कि हम मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में शामिल हो जाएं, तो इसके लिए भी अनुमति देनी आसान हो जाएगी। वहीं रुग्ण सहकारी समितियों के लिए फंडिंग करना, रुग्ण सहकारी समितियों के पुनरुद्धार के लिए सहकारी पुनर्वास पुनर्निर्माण विकास कोष की शुरुआत की गई है। इस निधि का वित्त पोषण उन बहुराज्य सहकारी समितियों द्वारा किया जाएगा जो पिछले 3 वर्षों से लाभ में रही हैं। मतलब जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो लगातार जो है कि प्रॉफिट में चल रही हैं, तो जो घाटे में चलने वाली जो खराब सोसाइटी है उनके लिए जो है कि फंडिंग करेंगी ताकि उनकी स्थिति में भी सुधार कर सकें। सरकारी शेयरधारिता के मोचन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। वहीं शिकायतों के निवारण की बात की जा रही है यहाँ पे, तो शिकायतों का निवारण कैसे होगा, तो केंद्र सरकार प्रादेशिक क्षेत्राधिकार वाले एक या अधिक सहकारी लोकपाल की नियुक्ति करेगी और निदेशक मंडल की संरचना भी नई होगी। बहुराज्य सहकारी समिति के बोर्ड में अधिकतम 21 निदेशक हो सकते हैं। और आज भी आप पढ़ते हैं कि जो सहकारी समिति होती है उसमें कितने निदेशक होते हैं, 21। ये एक पिछले साल या उससे पहले 2020 या 2019 में UPSC ने स्टेटमेंट के तौर पे पूछा था कि सहकारी समितियों में कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, तो 21 हो सकते हैं डायरेक्टर के रूप में। और इसमें बोर्ड में 2 अतिरिक्त सदस्यों को शामिल कर सकता है बोर्ड। ये 21 के अलावा
यह विधेयक निम्नलिखित को शामिल करने के लिए संशोधन करता है: एक अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य और 2 महिला सदस्य। तो इस तरीके से टोटल 3 और आप बढ़ा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और अब हम चलते हैं सिनेमेटोग्राफ पे, जो क्या प्रॉब्लम्स है इसके बारे में, OTT वगैरह की क्या समस्याएं हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा टॉपिक है जो सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 लाया गया है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है भाई, दोनों सदनों ने सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 को पारित कर दिया है। तो समझते हैं इसके बारे में। सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 में ये संशोधन करेगा और इस अधिनियम को सिनेमेटोग्राफ फिल्मों के प्रदर्शन हेतु प्रमाणित करने और सिनेमेटोग्राफ का उपयोग करके प्रदर्शनों को विनियमित करने के संबंध में प्रावधान किया जाता है। 1952 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC का गठन किया गया था और यह बोर्ड फिल्मों के प्रदर्शन पर रोक भी लगाता है। कैसे फिल्मों पे प्रदर्शन पर रोक लगाएगा? जब आप फिल्म देखने जाते होंगे तो बहुत बड़ा एक पर्दे पे सारी चीज़ें लिखी होती है। यहाँ पे ऊपर साइड में UA या A या UA, इसका मतलब होता है अंडर एज, एडल्ट, यूनिवर्सल। इस तरीके से अलग अलग जो है कि फिल्मों की कैटेगराइजेशन होता है कि कौन सी फिल्म ऐसी है जो बच्चे अपने परिवार के साथ देख सकते हैं, कौन सी फिल्म ऐसी है जो केवल और केवल 18+ वालों के लिए होती है, कौन सी फिल्म ऐसी है जो यूनिवर्सल है जिसको कोई भी देख सकता है। अब जैसे 18+ में क्या होता है, आजकल तो मूवीज़ में हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में, साउथ में बहुत सारी ओपननेस दिखा दी जाती है। जैसे एडल्ट में ये माना जाता है कि 18+ में कुछ ऐसे कंटेंट हो सकते हैं, कुछ ऐसे सीन हो सकते हैं जो न्यूड सीन हो या किसिंग सीन हो, जिनको फैमिली के साथ आप नहीं देख सकते या छोटे बच्चे नहीं देख सकते, 18+ वाले देखेंगे। कुछ ऐसे सीन होते हैं जो बच्चों के साथ परिवार में, जैसे होता है ना कि एक मनोवैज्ञानिक जो है कि सोच होती है, भावनात्मक समझ विकसित की जाती है कि बच्चों को अपने माता पिता, परिवार, समाज के साथ कैसे रहना चाहिए। तो ऐसी फिल्म का कैटेगरी अलग होती है। कुछ पिक्चरें ऐसी होती है जो केवल और केवल बच्चों के लिए होती है, जो कार्टून आधारित होती है या बच्चों को कुछ सीख देने के लिए होती है, तो उसका भी अलग अलग कैटेगरी बना होता है। तो इसी से संबंधित इस पे चर्चा होगी। तो आगे बढ़ने से पहले हम समझते हैं कि CBFC होता क्या है, तो इसको डिटेल में समझ लेते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ये सर्टिफिकेट देता है। सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत एक वैधानिक निकाय है जिसका 1952 के तहत जो है कि गठन किया गया। प्रमाणन प्रक्रिया को पारदर्शी और जिम्मेदार बनाता है। ये उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित कर और प्रमाणन प्रक्रिया के लिए आधुनिक तकनीक को अपनाएगा। ये इसमें गैर सरकारी सदस्य, एक अध्यक्ष शामिल होते हैं और इन सभी की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। साथ ही साथ ये ध्यान रखना कि CBFC के 9 क्षेत्रीय कार्यालय हैं: मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, नई दिल्ली, कटक, गुवाहाटी। तो ये 9 प्रकार के इसके क्षेत्रीय कार्यालय, जहाँ पे जो भी एडवाइजरी के आधार पे फिल्मों की जांच में सहायता मिल जाती है, जो क्षेत्रीय आधार पे जो फिल्म बनती हैं उसमें इसको जो है कि चेक किया जाता है। अब जैसे आप देखेंगे कि इसमें जो संशोधन विधेयक के प्रमुख प्रावधान क्या है कि आयु आधारित प्रमाण पत्र, जैसे इसमें 3 कैटेगरी है: UA 7+, UA 13+, UA 16+। यानी इसमें ये कह रहा है अंडर एज 7+ हो गया या अंडर एज 13+, अंडर एज 16+। तो इस तरीके से कह रहा है और ये केवल अनुशंसनात्मक होते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे जो मैं बता रहा था आपको, U का मतलब होता है यूनिवर्सल, यानी इसको बिना किसी प्रतिबंध के सभी आयु वर्ग के व्यक्ति देख सकते हैं। UA का मतलब होता है ये फिल्में 12 साल से कम उम्र के बच्चे अपने अभिभावक के साथ ही देख सकते हैं। और A का मतलब होता है इन फिल्मों को केवल एडल्ट लोग ही देखेंगे, क्योंकि ऐसी फिल्मों में हो सकता है कुछ न्यूड सीन या कुछ ऐसे वर्गल सीन हो जो परिवार के साथ नहीं देख सकते आप। और S का मतलब होता है इस श्रेणी की फिल्मों को कुछ विशेष वर्ग के लोग ही देख सकते हैं, स्पेसिफिक। जैसे मान लीजिए किसी जनजाति आधारित कोई फिल्म बनाई गई हो और उसको केवल जनजाति लोग देखना चाह रहे हो, या आप किसी महिला आधारित फिल्म बनाई गई है तो उसको केवल महिला देखें, तो ऐसे कुछ कैटेगरी होती है। तो एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, जिसको केवल वर्ग ही देख सकता है, विशेष। ऐसे अगर हम बात करेंगे कि ये प्रमाण पत्र हमेशा के लिए वैध रहेंगे, ये प्रमाण पत्र अब 10 वर्ष की जो वर्तमान चल रही है अभी वैधता, उसके आधार पे अब क्या होंगे, ये हमेशा के लिए वैध रहेंगे। अभी क्या चल रहा है, 2002 वाला अधिनियम चल रहा है, इसमें संशोधन किया जा रहा है 2023 में, और कहा जा रहा है कि अब ये 10 वर्ष की जगह लाइफ टाइम रहेंगे। वहीं भारत संघ बनाम KM शंकरप्पा वाद 2002 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुरूप धारा 61A को निरस्त भी करती है और फिल्मों की पायरेसी को दंडनीय अपराध बनाती है कि फिल्मों की अनाधिकृत रिकॉर्डिंग, उनके अनाधिकृत प्रदर्शन पर रोक लगाती है, और इसे कॉपीराइट अधिनियम 1957 के तहत दंडनीय अपराध मानती है। अब ये क्या होता है, जैसे आप लोग देखते होंगे बहुत सारे लोग
जाते हैं हॉल में, थिएटर में मूवी देखने, तो मूवी देखने के साथ साथ वो क्या करते हैं, अपने मोबाइल को भी ऑन कर लेते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग, और वहाँ पे वो पूरी की पूरी मूवी खुद भी देख रहे हैं और पूरी मूवी को भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, मार्केट में ले जाके उसको बेचते हैं, 5 रुपये 10 रुपये में एक एक पिक्चर दे जाती है आपको। आप अक्सर अगर कभी पिक्चर भराने जाते हो, मूवी भराने, क्योंकि आप थिएटर नहीं जा पा रहे, क्योंकि आप थिएटर में जाने के लिए पैसे नहीं है, 300-400 रुपये का टिकट लगता है, तो आप दुकान पे जाते हो तो उससे क्या पूछते हो, एचडी क्वालिटी में आ गई है या थिएटर वाली है, तो कहता है नहीं हॉल डबिंग है। हॉल डबिंग का मतलब कि मूवी को क्या किया गया, हॉल में बैठ के मोबाइल के माध्यम से रिकॉर्ड किया गया है। तो ये कॉपीराइट पेटेंट के खिलाफ होता है, क्योंकि इससे क्या होगा, उस डायरेक्टर की लॉस होंगे, जो कि वहाँ पे लोग जाके देखते 400-500 रुपये की टिकट खरीदते, जो अब 5 रुपये में घर बैठे देख ले रहे हैं। तो ये वाली चीज़ें हो गई। तो ये तो था निष्कर्ष के रूप में, अब आपने समझ लिया। तो निष्कर्ष के रूप में अगर हम बात करेंगे, क्योंकि यह विधेयक फिल्म उद्योग के समक्ष आने वाली समस्याओं का समाधान करेगा, जो फिल्म इंडस्ट्री के सामने, क्योंकि वर्तमान समय में बहुत सारे दर्शक ओवर द टॉप यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर झुकाव में वृद्धि रखते हैं। समाज एवं इस उद्योग की बेहतरी के लिए इनका अभी से विनियमन करना आवश्यक है ओटीटी का। अब जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, हॉटस्टार हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, सोनी लिव हो गया, बहुत सारे। अब देखिए मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ में कितने वर्गल सीन और कितनी सारी गालियां दी गई हैं, लेकिन उसको किस पे लॉन्च किया गया, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया गया, उसको थिएटर में नहीं लगाया गया। क्योंकि इस तरीके के कंटेंट के माध्यम से क्या होगा, समाज में गलत भ्रांतियां फैलेंगी, साथ ही साथ परिवार के साथ आप देख नहीं सकते हो। तो ऐसे में आज हम और आप में से क्या करते हैं, हर व्यक्ति के पास नेटफ्लिक्स का रिचार्ज है, अमेजन प्राइम का है, हॉटस्टार प्लस का है, सोनी लिव का है, घर बैठे अपने लैपटॉप, टैब और मोबाइल में अपना देखते रहते हैं, थिएटर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे वो सारे कंटेंट प्रेजेंट किए जा रहे हैं जो आज के यूथ को, जो सोसाइटी है, यूथ सोसाइटी है, उसको बहुत अट्रैक्ट कर रही है, चाहे उसमें फिर गाली हो या सेक्स हो या कुछ भी हो। लेकिन जो मूवी आपको हॉल में दिखाई जाती है, उसमें बहुत सारी चीज़ों को सामाजिक दायरों में रह के दिखाया जाता है, जो एक परिवार के साथ भी आप देख सकते हैं, एक फैमिली के साथ देख सकते हैं। लेकिन अब ओटीटी की वजह से ऐसी फिल्म इंडस्ट्री को एक चैलेंज खड़ा हो रहा है, जिसकी वजह से आगे आने वाले समय में फिल्म इंडस्ट्री समाप्त भी हो सकती है। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा ये नया अधिनियम लाया जा रहा है कि ओटीटी पे भी रेगुलेशन करें और फिल्म इंडस्ट्री को भी बचाए रखें, क्योंकि फिल्म भी हमारी कला और संस्कृति को प्रदर्शित करने का एक आईना होता है। जो हमारे समाज में चल रहा होता है, वो चीज़ें हमें फिल्म के माध्यम से दिखाई जाती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ तक। तो अब चलते हैं अपने संक्षिप्त सुर्खियों के सीरीज में, जिसमें पहला आपका पॉइंट आता है चुप रहने का अधिकार, राइट टू साइलेंस। जिस तरीके से हमें राइट टू स्पीक दिया हुआ है, बोलने का अधिकार प्राप्त है आर्टिकल 19 में, उसी तरीके से चुप रहने का भी अधिकार होता है दोस्तों। तो हम बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी आरोपियों को चुप रहने का अधिकार है। ध्यान देना, सभी आरोपियों को, जो आरोपित होते हैं उन्हें चुप रहने का अधिकार भी होता है। जांचकर्ता यानी जो उनकी जांच करने वाले अधिकारी होते हैं, पुलिस होते हैं, उन्हें बोलने या अपराध स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट याद रख लीजिए। ऐसा ही स्टेटमेंट एज इट इज यूपीएससी अपने स्टेटमेंट में पूछ देगी चुप रहने के अधिकार में, कि क्या आरोपियों को दिए गए ये अधिकार। बिल्कुल। और ये चुप रहने का अधिकार आर्टिकल 23 के अंतर्गत निहित है, जो आपका 20 के सब क्लॉज 3 में निहित है, जहां पे अपने खिलाफ साक्षी बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता किसी भी आरोपी को। मतलब आप मूवी वगैरह में देखेंगे, सीरियल में देखेंगे, क्या करती है पुलिस वाले, क्या करते हैं कि उसकी फैमिली के रूप में उसे ब्लैकमेल करते हैं कि तेरी फैमिली को उड़वा देंगे या मार देंगे, इसलिए तू अपना अपराध कबूल कर ले, चाहे भले उस अपराध को किसी और ने किया हो। तो वो क्या करता है, न्यायालय में जाके कहता है कि हाँ ये अपराध मैंने किया और मुझे 5 साल की सजा या 10 साल की जो भी देनी है वो दीजिए। उससे उसका परिवार सेफ हो जाता है। ब्लैकमेल किया गया जबकि उसने अपराध नहीं किया था। तो ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को आप अपने अपराध को स्वीकार करने के लिए उसे फोर्स नहीं कर सकते हैं। यह संरक्षण केवल आपराधिक कार्यवाही में ही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुप रहने का अधिकार केवल आपराधिक कार्यवाही में है, अगर आपने कोई अपराध किया है तो। लेकिन जिस व्यक्ति ने सीमा शुल्क अधिनियम 1962 या फेमा 1999 के तहत, जिसमें ईडी अगर पूछताछ कर रही है, तो यह अधिकार उसे उपलब्ध नहीं है कि वो चुपचाप बैठा रहे। तब तो ईडी उठाएगी और जेल में डाल देगी। फिर वो पूछने के लिए ये नहीं इंतजार करेगी कि आप कहोगे कि नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुझे तो चुप रहने का अधिकार है। ये नॉर्मल आपराधिक केस में, चाहे मर्डर हो गया, चाहे चोरी हो गई, चाहे किसी भी तरीके के केस में। लेकिन अगर आपने आर्थिक स्तर पे या यूँ कहें कि वित्तीय स्तर पे कोई भ्रष्टाचार किया, तो ऐसे में अगर ईडी पूछताछ कर रही है तो आपको चुप रहने का अधिकार नहीं है। इस कारण वह व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त नहीं होता और वह वकील रखने का हकदार भी नहीं होता है इस वाले प्रोविजन में। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त उपहार, मुफ्त शराब जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया शुरू की जा रही है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये। यहाँ पे मतदाताओं को लुभाने के लिए, जैसे आप
प्रधानी के चुनाव देखते हो, ग्राम प्रधानी का चुनाव, पार्षदी का चुनाव देख लीजिए, विधायकी का चुनाव देखिए, सांसदी का चुनाव देखिए। हर चुनाव में चुनाव की आचार संहिता शुरू होने से पहले जो चुनावी कार्यकर्ता होते हैं वो अपनी अपनी पार्टी का मत पत्र लेके यानी कि पर्चा लेके प्रचार करने जाते हैं। महिलाओं को 2 साड़ी देते हैं, पीने खाने वालों को 4 मुर्गे और 4 बोतल दारू की देते हैं, कुछ यूथ को जो है कि कुछ रेवड़ी बांट देते हैं, कुछ पैसे दे दिए 10,000 15,000। इस तरीके से वोट खरीदते हैं, जो कि क्या होता है, वोटिंग राइट का मैनिपुलेटिंग होता है। अर्थात आप वोटिंग राइट को मैनिपुलेट कर रहे हो, डेमोक्रेसी के सिस्टम को मैनिपुलेट कर रहे हो। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा की जाने वाली यह गतिविधि अनैतिक है और क्या माना जाएगा, इसको गैर कानूनी होनी चाहिए। तो इसी के लिए जो मतदाताओं को लुभाने के लिए जो फ्रीबीज दी जाती है, मुफ्त शराब बेची जाती है, इन सभी पे अंकुश लगाने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क, जिसको हम CBIC कहते हैं, इसके द्वारा क्या किया जा रहा है, एक मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी की जा रही है। आप देखेंगे विधानसभा चुनाव और आम चुनाव यानी लोकसभा चुनाव के दौरान संदिग्ध नकदी, बहुत सारे 4 व्हीलर में क्या होता है, लोग बैग लेके चल रहे होते हैं, मतलब जिसमें लाखों रुपया होता है। वो क्या करेंगे, लाखों रुपए को किसी गरीब बस्ती में जाके या किसी ऐसी जगह पे जाके पैसों को बांट के आएंगे, 2-2 हज़ार रुपये, 5-5 हज़ार रुपये, कि भाई आपको ये पार्टी के कैंडिडेट को वोट देना है, आपको जिताना है। अब जाहिर सी बात है कि अगर आपने किसी से 1,000 रुपये ले भी लिया तो आपका ईमान एक बार को कहता है 1,000 रुपये लिए तो चलो एक वोट ही तो दबाना है, एक वोट उसी को देते जिसने मुझे 1,000 रुपये दिया, दूसरी पार्टी वाले ने तो हमें कुछ भी नहीं दिया। असल में आपने अपने 1,000 रुपये का एहसान नहीं चुकाया, बल्कि आपने अपनी स्वतंत्रता, अपने मतदान का अधिकार, अपने लोकतंत्र, अपने संवैधानिक अधिकार, इन सभी को 1,000 रुपये में बेच दिया। 1,000 रुपये में आपने इसे गिरवी रख दिया या एक साड़ी में गिरवी रख दिया। असल में होना क्या चाहिए था, आपको अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार सरकार को चुनना चाहिए था, न कि 1,000 रुपये के लिए, क्योंकि वो 1,000 रुपये आपको 5 साल में एक बार मिलेंगे, फिर दोबारा नहीं मिलेंगे, क्योंकि रोजगार नहीं मिलेगा, बहुत सारी समस्याएं होंगी। तो इसलिए सरकार को चुनिए। अवैध शराब, नशीले पदार्थ, मुफ्त उपहार और तस्करी की वस्तुओं का इस्तेमाल करना, इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए ये चीज़ लागू की गई है। आगे बढ़ने से पहले हम समझेंगे कि CBIC क्या है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है, और ये क्या करेगा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय GST कमिश्नरेट, कस्टम हाउस, केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला के लिए स्थापित एक प्रशासनिक प्राधिकरण है, जो वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत काम करता है, और इसी के अंतर्गत हमने पढ़ा था ED भी काम करता है। इसमें एक अध्यक्ष होता है और सभी अधीनस्थ निकायों के सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, तो सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाने व उनके संग्रह से संबंधित नीतियों के निर्माण में भाग लेना। इसके अलावा यह तस्करी की रोकथाम करेगा। सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नारकोटिक्स आदि से जुड़े मुद्दे को भी ये देखता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि SOP के जो मुख्य बिंदु हैं जो लागू किए जा रहे हैं, कि GST और सीमा शुल्क अधिकारी जो होते हैं ये क्या करेंगे, अब ये मतदाताओं को लुभाने के लिए कूपन आधारित या मुफ्त में ईंधन या नकदी वितरण की निगरानी करेंगे और उसे रोकेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए ये अच्छी शुरुआत की गई है। और आगे हम देखते हैं डाक पैटर्न, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI ने डाक पैटर्न से निपटने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जितने भी यूथ हैं जो तैयारी कर रहे हैं या जो जॉब में है या कहीं पे भी, इंडिया में 90% लोग इस चीज़ में एक ना एक बार जरूर फंसे होंगे, एक ना एक बार। हालांकि उसका कोई नुकसान नहीं हुआ होगा, उनका कोई पैसा नहीं गया होगा। आम भाषा में कहूँ तो आप जब ऑनलाइन डील देखते हैं, ऑनलाइन कोई शॉपिंग करते हैं, चाहे अमेज़ॉन पे, मिंत्रा पे, फ्लिपकार्ट पे या स्नैपडील पे या शॉपक्लूज पे या किसी पर भी आप देखते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कपड़े कुछ भी खरीदते हैं, तो आपको पहली नज़र में क्या दिखाया था कि ये सामान 2,000 रुपये का है, जबकि आपको लगता है कि यार ये सामान 2,000 रुपये का नहीं हो सकता क्योंकि इसकी कीमत कम से कम 5,000 रुपये होनी चाहिए थी, लेकिन आपको दिखाया था कि ऑफर में 2,000 रुपये। जब आप उसे ऑर्डर करने जाते, सारी चीज़ों के पास पहुँचते हैं, तो 2,000 रुपये की जगह वो सामान कितने का हो जाता है, 4,000 का, 3,500 का हो जाता है। उसमें कंपनी क्या लिख देती है कि आपको 2,000 रुपये ऑफर में दिए जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ आपको GST देना है, ये टैक्स देना है, वो टैक्स देना है, ये सर्विस देनी है, ये देना है, डिलीवरी चार्ज, इन सभी को जोड़ के वो ऑर्डर हो जाता है 4,000 का, 4,500 का। तो फिर हम क्या करते हैं, उसको कैंसिल करते हैं कि छोड़ो यार, ये तो 2,000 का ऑफर दिखा के 5,000 रुपये में सामान बेच रहा है। तो इस तरीके के केस आपके साथ हुए होंगे। तो इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए बात की जा रही है कि 1 सितंबर 2023 से इसे लागू किया गया जाएगा, और यह एक प्रकार का भ्रामक यूजर इंटरफेस होता है। इस प्रकार की धोखाधड़ी और चालाकी या हेरफेर करता है, जिससे उपयोगकर्ता उनके हितों के लिए हानिकारक विकल्प को चुनने लगते हैं। होता क्या है, उपयोगकर्ता द्वारा अधिक महंगा उत्पाद खरीदा जाता है। शुरुआत में जो राशि बताई या दर्शाई गई होती है, उससे अधिक का भुगतान करना पड़ता है उसे,
और जो कि क्या कहा जा रहा है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में भ्रामक विज्ञापनों को परिभाषित भी किया गया है और ऑनलाइन विज्ञापन के 4 अलग-अलग तरीकों से निपटने के लिए ये उपाय किए गए हैं। जैसे 4 अलग-अलग क्या होते हैं, ड्रिप प्राइसिंग। ड्रिप मतलब क्या होता है, नीचे गिरना, यानी प्राइसिंग को नीचे गिरा देना। ग्राहकों को शुरू में उत्पाद के कुल मूल्य से कम मूल्य बताया जाता है। कुल मूल्य तो मान लीजिए उसका 5,000 का है और बताया जा रहा है ग्राहकों को ये 2200 रुपये में मिल जाएगा। जब ग्राहक उत्पाद को खरीदने लगता है तो उसे कुल मूल्य के बारे में जानकारी मिलती है कि 2200 रुपये ये है, 1000 रुपये जीएसटी हो गया, 3200 हो गया, 500 रुपये आपके डिलीवरी चार्ज हो गया, 3700 रुपये हो गए और ये फलाना ढमकाना जोड़ के 4200 रुपये में ये आपको सामान मिल जाएगा। 5000 का सामान 4200 रुपये में मिल गया। जबकि कस्टमर ने या आपने इसे क्या सोच के ऑर्डर करने की कोशिश की थी कि ये तो 2200 रुपये मिल रहा है, हमें 50% डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन ऐसा होता है कि नहीं होता है? अगर होता है तो कमेंट बॉक्स में करिए कि यस सर, ये मेरे साथ भी हुआ है। तो ये मैक्सिमम लोगों के साथ होता है, उसमें हम भी शामिल हैं। मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है। दिशा निर्देशों में तो इस तरीके से दिशा निर्देशों में ये दिया गया है कि इस तरीके के स्तर पर ग्राहक को बताए गए मूल्य में सभी प्रकार के गैर वैकल्पिक कर, शुल्क, फीस आदि शामिल किए जाने चाहिए, जिससे क्या करेगा कि खरीदारों को क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई हमारे पास कितना पैसा और कितने पैसे के सामान बिक रहा है। फॉल्स अर्जेंसी, इसमें क्या होता है, फॉल्स अर्जेंसी में कहा जाता है किसी विशेष उत्पाद सेवा की मात्रा बहुत सीमित है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। जैसे हवाई जहाज की सीटों में, आप इसको छोड़िए, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज बेचे जाते हैं, उसमें क्या लिख के आता है, या बहुत सारे जो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस के लिए बताया जाता है कि आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, मेरा कोर्स ज्वाइन करिए। उसमें क्या कहता है कि शुरू के 400 लोगों के लिए 40% का डिस्काउंट है। और आप दोस्तों अगर उसे 15 दिन बाद भी परचेस करेंगे ना, तो भी वो आपको 40% डिस्काउंट दे रहा है। क्या 15 दिन में 400 लोगों ने खरीदा नहीं होगा? या आप उसे छोड़िए, 15 दिन छोड़ो, आप उसे 5 महीने बाद भी खरीदोगे ना, तो भी 40% का डिस्काउंट दे रहा है। तो शुरू के 400 लोगों के लिए नहीं था, वो असल में सभी के लिए था। लेकिन आपको इस तरीके से दिखाया गया कि आपको लगता है कि मैं पहला कस्टमर बन जाऊं, दूसरा बन जाऊं, तीसरा बन जाऊं, ताकि मुझे 40% का ऑफर मिल जाए। जबकि ये इस तरीके से भ्रामक किया जाता है। आप हवाई जहाज की टिकट बुक करने जाते हैं और उसमें आप देखेंगे, मेक माई ट्रिप पे देखिए या ईज माई ट्रिप पे देखिए, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देखेंगे तो दिखाएगा कि अभी फर्स्ट 100 लोगों के लिए जो है कि ऑफर है कि 3000 की टिकट केवल 100 रुपये में है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे शुरू के 300 लोगों के लिए नहीं, बल्कि वो सभी के लिए होती है। इस तरीके की भी चीज़ों में आप लोग फंसे होंगे। वहीं विशिष्ट विज्ञापन होते हैं और साथ ही साथ बैट एंड स्विच होते हैं, जिसमें इसके तहत विज्ञापन में दिखाएगा सेवा के बजाय निम्न गुणवत्ता वाले या किसी दूसरे उत्पाद की सेवा की आपूर्ति की जाती है। जैसे बहुत सारी ऑनलाइन आप सर्विसेज लेते हो, ऑनलाइन प्रोडक्ट को परचेस करते हो, पता चला कि हमने तो मोबाइल ऑर्डर किया था, हमें मिला डिब्बे में एक छोटा सा पत्थर कि भाई ये तो पत्थर निकल गया। हमने ऑर्डर किया था किसी कंपनी का अच्छा जो है कि इंडक्शन, और वो हमें मिल गया दूसरी कंपनी का लोकल इंडक्शन। तो ऐसी भी चीज़ें होती है कि हमें दिखाया कुछ जाता है, बेचा कुछ जाता है, सर्विस कुछ और दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे ASCI के बारे में कि ये क्या करती है। इसका जो गठन है 1985 में विज्ञापन और मीडिया उद्योग के पेशेवरों द्वारा इसका गठन किया गया था। यह एक स्वैच्छिक स्व विनियामक संगठन है, सेल्फ रेगुलेटेड है, और ASCI विज्ञापन के स्व विनियमन के माध्यम से भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा भी करती है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। तो चलिए, ये तो हो गया आज का टॉपिक, और अब हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिसमें हम लोग शुरू करेंगे भारत और श्रीलंका। तो अगर आप लोग यहाँ तक पूरी क्लास को देखते हुए आए तो नो डाउट आपको ये क्लास अच्छी लगी है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा बाकी चीज़ों से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की अब विजन IAS की मंथली मैगजीन को हम लोग लगातार कवर करेंगे। और लास्ट में जाके जब PT 365 आएगा तो इन सभी चीज़ों का जो होल कंपाइलेशन आएगा तो आपको रिवीजन करने में मज़ा आएगा, चीज़ें समझने में आसानी रहेंगी। तो आपका UPSC प्रीलिम्स 2024 किसी भी कीमत पे करंट अफेयर्स के स्तर पे नहीं रुकेगा। तो उसके लिए बस एक छोटा सा काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अपडेट आपको मिलती रहे बेल नोटिफिकेशन ऑन करके। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और एक इंपॉर्टेंट वीडियो जरूर देखिएगा कि विजन IAS की मंथली मैगजीन के नोट्स कैसे बनाए शॉर्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।